हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। आज हम लोग वैदिक एज के इकोनॉमिक सिस्टम पे बात करेंगे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आर्यन कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ पे वो सेटल डाउन हुए थे, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग देखते हैं वैदिक एज का इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम चूंकि आप लोग जानते हैं कि वैदिक लोग जो थे वो बेसिकली एक पशुपालक समाज था। तो पशुओं को पालते थे और उन्हीं की चारागाह या उनके भरण पोषण के लिए जो भी घास के मैदान, इसके लिए वो इधर उधर मूव करते रहते थे। ऐसे ही करते करते वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होते हुए और सप्त सिंधु प्रदेश में पहली बार पहुंच गए। तो उनका जो आर्थिक व्यवस्था था या आर्थिक तंत्र था वो पशुओं पर डिपेंड था। क्योंकि हर एक्टिविटी उनकी डिपेंड करती थी किस पे? पशुओं पर करती थी। तो निश्चित रूप से जो उनकी आर्थिक व्यवस्था होगी वो भी पशुओं से ही संचालित होगी। तो आर्यंस वर मेनली पेस्टोरल and agriculture was their secondary economy। यानी आर्यन का जो पहले था मुख्यतः पशुपालन था और जो उनका सेकेंडरी था वो था एग्रीकल्चर। यानी आगे चल के एग्रीकल्चर हो गया। आप जानते हैं कि वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है अर्ली वैदिक एज और जो सेकेंड होता है वो लेटर वैदिक एज होता है। तो अर्ली वैदिक एज का जो अगर हम बात करते हैं, अगर वैदिक एज देखते हैं इस तरह, तो जो अर्ली वैदिक एज था वो पेस्टोरल इकोनॉमी थी। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था वो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। यानी स्टार्ट हुआ पेस्टोरल पशुपालन से और पहुंच गया एग्रीकल्चर। तो आज हम लोग केवल बात करेंगे किस पे? तो पशुपालन पे बात करेंगे। जो उनकी इकोनॉमी थी वैदिक एज की वो पशुपालन पे डिपेंडेंट। क्योंकि जो उनका अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज पेस्टोरल इन कैरेक्टर बिकॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी जो पशुओं के पालने वाले जो वो था, पशुपालन था, वो उनका मुख्य आर्थिक गतिविधि होती थी। तो मुख्य आर्थिक गतिविधि होती थी। अब ये देखना है कि वो पशु कौन थे। तो जो मेन एनिमल थे जिसको वो पालते थे वो था काऊ एंड हॉर्स, यानी गाय और घोड़ा। अब आप एक बात जान लीजिए कि घोड़ा उनके लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो जब कभी भी कोई भी लोग जो बाहर से माइग्रेट होके आएंगे भारत में या कहीं भी, तो उनके लिए युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। अगर वो युद्ध नहीं करते हैं तो उनका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। जैसे मुगल को ले लीजिए, तुर्क को ले लीजिए, वो लोग पश्चिमोत्तर भारत से आए, एशिया, सेंट्रल एशिया से आए, फिर मंगोलिया से आए, तो युद्ध करते थे। जानते थे कि अगर युद्ध हम नहीं करेंगे, युद्ध प्रेमी नहीं रहेंगे, तो मेरा अस्तित्व नहीं रह पाएगा। उसी तरह आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया और वो दे वर लवर ऑफ वॉर। वो युद्ध के प्रेमी थे और युद्ध के प्रेमी थे इसलिए उनको घोड़ा पालना आवश्यक था। क्योंकि घोड़े पर वही जो युद्ध होता था उसमें घोड़ा सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था।
और दूसरा जो था वो था काऊ, गाय। दूसरी पशु थी वो गाय थी, क्योंकि गाय से दूध मिल सकता है, दही भी मिल सकता है, घी भी मिल सकता है, तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और फूड ग्रेन्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मिल्क में हर प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिलता है। और आर्यंस ऑलरेडी अपने आप को नोबेल और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, श्रेष्ठ थे। तो दूसरा था काऊ, गाय थी। अब चूंकि गाय उनकी इकोनॉमिक की बैकबोन थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था का ये एक तरह से बैकबोन थी। हालांकि जो अन्य पशु भी वो पालते थे, जिसमें सीप था, अदर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे उसमें सीप, भेड़, गोट, बकरी, एसेस, खच्चर, ऑक्सन, बैल, बफलो सबको पालते थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो था काऊ। तो आप लोग एक बात और भी देख सकते हैं कि जैसे अरब इकोनॉमी जो होता है, अरब इकोनॉमी में क्या मेन चीज है? अगर अरब इकोनॉमी डिपेंड ऑन ऑयल, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर, पेट्रो सेक, पेट्रो वॉर। यानी उनके लाइफ में, अरब के लाइफ में, अरबियन जो इकोनॉमी की लाइफ में पेट्रोलियम, ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर चीज में वो पेट्रो जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार हम जो वैदिक पीरियड था, आर्यंस थे, उनके लाइफ में काऊ इंपॉर्टेंट थी। तो जितनी एक्टिविटीज होती थी, वैदिक लोग वो एक्टिविटी काऊ के टर्म में एक्सप्रेस करते थे। जैसे वार के लिए क्या करते थे? गविष्टि, फिर से गविष्टि कहते थे। गेहूं, वीट के लिए गोधूम, फिर से डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए गब्यूतु, टाइम गोधली, राजा, गोप। यानी हर जगह गाय थी। यानी काऊ जो था सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वैदिक इकोनॉमी सिस्टम में। इसलिए काऊ को हम अघन्या भी कहते हैं, मतलब नॉट एबल टू किल, जो वध करने योग्य नहीं है। यानी काऊ को हम अघन्या भी कहते हैं। काऊ को हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी यूज करते हैं। यानी जितनी अधिक संख्या में, जितने अधिक नंबर या संख्या में जिसके पास गाय होगी, वो उतना ही अमीर व्यक्ति कहलाएगा। यानी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और वेल्थ। दूसरा मीन्स ऑफ एक्सचेंज। यानी गाय को हम विनिमय का माध्यम भी मानते हैं। यानी हमने गाय दिया, कोई अदर चीज ले लिया, तो गाय को एक यूनिट मान के विनिमय का भी माध्यम थी और फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और वेल्थ और धन का भी एक रूप थी। यानी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रही थी जो पशु, वो थी गाय वैदिक पीरियड में। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द मिले, वर्ड मिले, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि उस समय धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। हालांकि एग्रीकल्चर तो पहले से स्टार्ट था, लेकिन वैदिक जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करने लगे थे, क्योंकि वह था धीरे धीरे पशुपालन को टेक ओवर कर रहा था। यानी अब एग्रीकल्चर
का जो हमें शब्द मिलता है, जो कुछ वर्ड्स मिलते हैं, उससे ये लगने लगता है कि उस समय एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे अपना आर्थिक व्यवस्था में रोल प्ले करने लगा था। जैसे हम देखते हैं कि जो कल्टीवेटेड लैंड होता था उसे हम क्या कहते हैं, उर्वरा और क्षेत्र। उर्वरा या क्षेत्र, हम फर्टिलाइजर के लिए शब्द हमको मिलता है करिस और साकम, करिस या साकम। तो ये प्लस सीता, ये जो सीता होती थी, ये सीता बेसिकली खेतों में जो नालियां बनती हैं हल के द्वारा, उसको हम सीता कहते हैं, यानी ड्रेन मेड बाय प्लाऊ। तो इस ड्रेन को हम लोग सीता कहते थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे उस समय जो फूड ग्रेन था, फूड ग्रेन में क्या क्या था, यौ, यौ किसको कहते हैं, बार्ले यानी जौ को। फिर ब्रीही, ये राइस यानी चावल कहते हैं। गोधुम जो व्हीट यानी गेहूं कहते हैं। तो ये सारे शब्द और ये वर्ड ये बताते हैं कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी वो लोग करने लगे थे। अब ये था कि जो एग्रीकल्चर या प्लाऊ यानी जो हल बनाते थे, हल का जो बनाते थे वो लकड़ी का होता था, और कहीं कहीं हल आपको कॉपर का भी एविडेंस मिलने लगता है। तो वो हल का फाल इतना स्ट्रांग नहीं होता था कि इतनी अच्छे से जुताई कर सके। जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि आयरन का खोज जाता है, और आयरन के द्वारा जब लोहे का फाल बनाया जाता है, हल बनाया जाता है, तो उससे अच्छी जुताई हुई और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेवलप होने लगा। और इस समय जो एक लोहे अरे लकड़ी का फाल और कॉपर के फाल से हम यूज कर रहे थे, हल से यूज कर रहे थे, तो बहुत अच्छी जुताई नहीं हो पा रही थी और अच्छी कृषि नहीं हो पा रही थी। लेकिन कृषि प्रारंभ हो गया था। कई जगह हमें कुएं का भी साक्ष्य मिलता है। निश्चित रूप से कुआं मिलता है तो कुएं से हम सिंचाई भी कर सकते थे और पीने योग्य पानी भी उपलब्ध करा सकते थे। जो अदर ऑक्यूपेशन था इनका, उसमें कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, लेदर वर्कर, फिर से बूचर, ये कुछ अदर ऑक्यूपेशन था। ये ऑक्यूपेशन कहीं न कहीं हमें ट्रेड को लीड कर रहा है। ये कहीं न कहीं ट्रेड को बता रहा है कि अगर कारपेंटर तक्षण थे, लकड़ी के कार्य कर रहे थे, तो लकड़ी कार्य हमेशा अपने लिए नहीं करेंगे, तो दूसरे के लिए भी करेंगे। उसी तरह गोल्ड स्मिथ स्वर्णकार थे, तो स्वर्णकार भी केवल अपने लिए थोड़े सोना चांदी गलाएंगे बनाएंगे, धातु कर्म से रिलेटेड था। ये धातु कर्म यानी वो धातु कर्म से परिचित थे, तो सोना चांदी का कार्य भी होता था। फिर से लेदर वर्क, चमड़े का कार्य भी होता था। बचत, कसाई खाना भी था। तो ये क्या करता है, ये अपने लिए क्यों नहीं हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेड को बता रहा है कि उस काल में व्यापार भी होता था। व्यापार का जो सिस्टम था, व्यापार किस आधार पर होता था, क्योंकि उस समय कोई क्वाइन तो थी नहीं, कोई किसी प्रकार कोई सिक्का तो मिलता नहीं एविडेंस, तो व्यापार होता था बार्टर सिस्टम के द्वारा, यानी वस्तु विनिमय आधारित व्यापार होता था।
तो व्यापार तो प्रेजेंट था और बार्टर सिस्टम के आधार पर व्यापार होता था। और व्यापार अंतरराज्यीय भी था। व्यापार दो रूट से होता था, लैंड रूट एंड सी रूट। बहुत सारे स्कॉलर्स इस पे मतैक्यता अपना जाहिर करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट स्कॉलर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि व्यापार होती थी वो सड़क मार्ग से भी होती थी और पानी मार्ग से भी होती थी। व्यापार के साथ साथ ये था कि उस समय जो लोग एक जो दूसरे तरह का ऑक्यूपेशन था वो था वैदिक लोग, वैदिक पीपल knew to spinning and weaving। वैदिक लोग कहीं न कहीं कताई बुनाई से भी परिचित थे, कताई बुनाई भी करते थे। यानी और कताई बुनाई दो तरह के कपड़े होते थे, पहला कॉटन एंड वूल। तो इससे कपड़े का निर्माण होता था। अब कपड़ा, जो कपड़े का निर्माण हो रहा था, अच्छे से कताई बुनाई हो रही थी, और जो कपड़े का प्रकार था, जो पोशाक पहनते थे, उसका भी चर्चा हुई है। और वो जो पोशाक होता था उनका, उसमें नीवी, वास, अधिवास एंड उसनीय, ये उनकी मुख्य पोशाक था। जो नीवी होती थी वो शरीर के निचले अंग में पहनी जाती थी, यानी शरीर के निचले अंग को कवर करती थी, यानी कवरिंग ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। जो वाश होता था वो कवरिंग ऑफ मिडिल पार्ट, यानी शरीर के मध्य भाग को जो कपड़ा पहनते थे उसे हम वाश कहते थे। एंड अधिवास, जो कवरिंग ऑफ अपर पार्ट, जो शरीर के ऊपरी हिस्से में या ऊपरी हिस्से को ऊपरी हिस्से को ढका जाता था, उसे हम कहते थे अधिवास। और जो उष्णीय होता था उसे हम पगड़ी कहते हैं, टर्बन या पगड़ी। तो ये उनके कुछ पोशाक थे। अब वहां पे मतलब उस पीरियड में, वैदिक पीरियड में टैक्स तो बहुत नहीं था, लेकिन एक टैक्स का नाम मिलता है, वो है बलि, जिसे हम कहते हैं स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर, वॉलंटरी टैक्स। ये टैक्स नहीं था, बल्कि ये था कि अगर लोगों के पास कुछ भी उत्पादन हो रहा है तो खुशी खुशी हो जाके राजा को या गोपा को समर्पित करते थे। वो अपनी खुशी में, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। तो स्वैच्छिक था, आप दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। चाहे आप छीर फकौदन हो, फिर से कोई चीज है, फल है, मूल है, कुछ सब्जी है, आप गए खुशी खुशी राजा को दे देते थे। आज भी कहीं कहीं आप देखेंगे लोकल मार्केट में चुंगी लगाई जाती है। तो चुंगी क्या है, उसमें ये नहीं कि आप 2 किलो ही उनको दीजिए या 4 किलो दीजिए, नो, थोड़ा बहुत जो भी आप सब्जी बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो उसमें से चुंगी जो असूलने वाले आते हैं वो उसमें से लेके चले जाते हैं। तो वॉलंटरी होता है। तो ये बलि था।
और ये चुंगी व्यवस्था अभी भी चल रहा है, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है हर जगह से। तो ये एक स्वैच्छिक कर था। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो वैदिक लोगों की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो मुख्यतः पशुपालक थी। आगे चल के धीरे धीरे वो लोग कृषि कर्म भी करने लगे। उसके बाद जो अदर ऑक्यूपेशन था, अदर ऑक्यूपेशन में वो लोग कारपेंट्री, लेदर वर्क, बचर, गोल्ड स्मिथ यानी धातु कर्म, ये सब चीजों से भी वो लोग करते थे और ट्रेड भी करने लगे थे। तो इस प्रकार आप वैदिक एज का आर्थिक व्यवस्था को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।